हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा DSSP की TGT मैथ की जो वैकेंसी निकली थी मेल के लिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उसकी कितनी कट ऑफ रह सकती है, क्या रह सकती है। देखिए, वैसे तो इस पेपर के बारे में जो है कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा कठिन था, पर फिर भी हम देख सकते हैं कि कैसा पिछली बार का पेपर आया था और इस बार का कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम इजीली अपनी कट ऑफ का जो है आइडिया लगा सकते हैं। तो अगर हम 2021 की कट ऑफ के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें 2017 के पेपर के बारे में आइडिया लेना होगा। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि जब भी हम टीजीटी का पेपर देने जाते हैं DSSP में, तो हमारे दो पेपर होते हैं। एक पेपर फर्स्ट होता है जो सभी के लिए कॉमन होता है, एक पेपर 2 होता है जो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होता है। अगर हम यहाँ पर पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 की, तो देखिए पेपर 1 जो था 2017 में मैंने पढ़ा था, वो हमारा मॉडरेट पेपर था। देखिए, अब कोई बच्चे ये कहते हैं कि सर हम अगर हम चाहते हैं तो हम उससे ज्यादा कर सकते हैं मॉडरेट में। देखिए, मैं आपको सच बात बताऊं, जब आप पेपर दोगे ना तब आपको पता लगेगा कि अगर आपको ऐसा लगेगा ना, अरे मैं इस सवाल को 2 मिनट में कर पा रहा हूं, तो आपके पास पेपर में 2 मिनट होते ही नहीं है एक्चुअली में। क्योंकि आपको ये जो पहला पेपर है, अप्रोक्स कोई भी जो स्टूडेंट है वो ये सोच के चलता है कि मुझे पहला पेपर भी 60 मिनट में करना है, दूसरा पेपर भी। और मैथ वाले तो ये सोच के चलते हैं कि मुझे पहला पेपर 50 मिनट में करना है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैथ में जो है जो कैलकुलेशन है वो लॉन्ग आएगी। जब वो ऐसा सोच के चलते हैं तो वो अपने पहले पेपर को क्या करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं, मतलब इस वजह से जल्दी। कोई अगर लॉन्ग थोड़ा कैलकुलेशन वाला होता है तो उसको छोड़ देते हैं। इस वजह से अगर हम पेपर के बाद में ये एक्सपेक्टेशन लगाएं कि भाई मैं तो 55 कर पा रहा हूं, मैं तो 60 कर पा रहा हूं, तो ये उनके लिए नाइंसाफी होगी। क्योंकि उनके पास टाइम मैनेजमेंट भी तो उनको करना होता है। तो अगर आप उस अकॉर्डिंग देखें तो मैंने पेपर 1 में देखा, तो आप ये जब पेपर 1 में देखें तो ये लगभग सभी का मॉडरेट गया था। तो मॉडरेट गया था, इसके आसपास के जो नंबर निकले थे वो आपके ऐसे निकले थे 40 to 45, मतलब 40 to 45 मार्क्स कोई भी अटेंड कर लेगा आसानी से, 40 to 45 कर पाएगा। और मॉडरेटर में अगर हम देखें तो इसमें भी ये था, इसमें भी 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन, ये सारी सवाल इसमें भी आए थे। तो जब आए थे तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अपना अपना फोकस करके गए थे। अगर आप भी पढ़ेंगे तो इसमें हो पाएगा इतने, इसमें ही इतने, जब मॉडरेट है ये भी तो ये इसमें भी इतने ही हो पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर भी कोई बात आती है निकल के, अगर मैं आपको ये वाला पेपर दूंगा ना मॉडरेट, तो आप ये कहेंगे कि सर मैं इसमें तो इससे ज्यादा लिया हूँ। भाई आप टाइम को भी तो कंट्रीब्यूट करो। वहां पर एक टिक टिक और रहती है DSSP में, एक बार ये क्वेश्चन ये सेक्शन आगे निकल जाता है तो आपको तो पता ही होगा वो सेक्शन दोबारा से लौट कर नहीं आता है। तो वे सोचते हैं अगर ये सेक्शन हमारा जो लंबा जा रहा है तो हम इसको छोड़ के अगले वाले को क्यों ना करें। अब एक मैथ का स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट है जिसको 12th तक की मैथ आती है, तो क्या वो 10th की नहीं कर देगा? टाइम लग सकता है, उसको शॉर्ट ट्रिक याद ना आ रही हो 10th की, भाई वो कर देगा सवालों को। पर यहाँ पे टाइम की ही तो कमी है। ये 100 सवाल 60 मिनट से भी पहले करने होते हैं। भाई कैलकुलेशन ही बहुत ज्यादा है। साइंस के पेपर में मैं मान सकता हूँ कि कैलकुलेशन कम आती है, पर मैथ के में तो पूरी आती है। SST कम आती है कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये लगभग अगर हम देखें इनका एवरेज जो अटेम्प्ट रहेगा, मतलब एवरेज जो इनके मार्क्स रहेंगे वो 80 to 90 के बीच में रहेंगे 2017 में। तो इनके बीच में ही लगभग उसके मार्क्स रहे थे। अगर हम 2021 की देखें तो देखिए पेपर 1 आपका मॉडरेट आया था, बिल्कुल जी मॉडरेट आया था आपका पेपर 1। पर अब देखिए, आप हो मैथ के स्टूडेंट, जब आप मैथ के स्टूडेंट हो तो मैं मानता हूं कि आपकी ऑटोमेटिकली जो 20 नंबर की जो मैथ आती है पेपर 1 में और जो 20 नंबर की रीजनिंग आती है पेपर 1 में, वो आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। ऐसा मैं सोच के चल सकता हूं, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हो। आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा, अरे ये क्वेश्चन लंबा है, इसको करने में टाइम लगेगा, इसको छोड़ो। बाकी दूसरा स्टूडेंट क्या है, उसको ट्राई करेगा तब उसको आइडिया लगेगा ये क्वेश्चन लंबा भी हो सकता है, ये क्वेश्चन छोटा भी हो सकता है, तो उसको ट्राई करूं कि ना करूं। पर आपको तो देख के पता लग जाएगा। इस वजह से अगर मैं यहां से उठाऊं तो आपने पहले पेपरों को भी आप स्टडी करके गए होंगे, तो आपके इससे ज्यादा गए हैं मार्क्स। अब ज्यादा कितने गए आपके मार्क्स, तो देखिए आपके मार्क्स जो गए होंगे वो गए होंगे आपके 45 to 50 के बीच में। मॉडरेट में आपके 45 to 50 के बीच में गए आपके मार्क्स। अब यहां पे देखिए, किसी के कम भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जितना मैंने लिख दिया उतना ही आएगा। अब अगर हम यहाँ देखें हार्ड में, देखिए मैं हार्ड इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस बार आपको पता ही होगा जो पेपर 2 है उसमें 2 सेक्शन आते हैं। एक तो आता है 90 का जो सब्जेक्ट, और एक आती है 10 का जिसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड साइकोलॉजी पूछी जाती है वो। अगर हम उसमें देखें सब्जेक्ट वाले में, तो हर कोई 5 से 10 के बीच में नंबर लेके आता है, 5 6 7 8 10 तो नहीं आ पाते किसी के भी, पर इतने लेके आता है।
बाकी अगर 90 क्वेश्चन देखे जाए तो 90 क्वेश्चन में से मैं आपको बताऊं, इस बार मुझे जो मैंने शिफ्ट देखी थी, शिफ्ट फर्स्ट, उसमें लगभग 5 से 10 के बीच में जो क्वेश्चन थे वो आपके 11th-12th के थे, और बाकी सभी क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के थे। हाँ, मैं मानता हूं कि ग्रेजुएशन वाले काफी इजी लग रहे थे पढ़ने में, क्योंकि वो बिल्कुल और बिल्कुल बिना कैलकुलेशन के थे कि आपने थ्योरम है आपके पास, और थ्योरम अगर आपको याद है तो आपका वो इजीली हो जाएगा। तो अगर कोई बच्चा जो कोई जैसे नेट की तैयारी कर रहा है, तो उसको तो ग्रेजुएशन का ही आता है नेट में, तो उसके लिए ये जो पेपर 2 है वो थोड़ा सा इजी लगेगा। या कोई ऐसा स्टूडेंट, या कोई, अब तो सब टीचर ही बनने वाले, तो कोई ऐसा टीचर जो बीएससी के बच्चों को पढ़ाता हो, या जो ग्रेजुएशन में और मैथ के जैसे कोई और सब्जेक्ट में, मतलब मैथ के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हो, तो उसको ये पेपर थोड़ा सा इजी लग सकता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल थ्योरम की थ्योरम पूछ लिया था, कोई ज्यादा इसमें जो है वो पूछा ही नहीं था कैलकुलेशन वाले। और आपको एक बात बताएं कि इसमें जैसे पेपर 2 में अभी मैं बात कर रहा था कि 11th-12th के सवाल आए थे, वो भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के आए थे। कुछ स्टूडेंट ने तो ये सोचकर छोड़ दिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सवाल कि भाई अगली बार थोड़ा सा और सरल सवाल आएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही, आपको तो पता ही है। जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, तो व्यक्ति ये सोचेगा ना मेरे पास तो टाइम पहले से ही कम है। मैंने बताया ना भाई, ये क्या सोचते हैं कि पहले पेपर को 50 मिनट में करें, दूसरे पेपर के लिए 70 मिनट लगाएंगे, 60-60 मिनट का हिसाब किताब नहीं लगाते मैथ वाले, वरना इनका तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इन्होंने तो यही सोचा होगा, मैं सच बताऊं कि हम जो है इसमें करेंगे तो हमें और मतलब आगे सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें ब्लाइंड की तरह होता है ये, कैसे इसमें एक बार आप सेक्शन आपका अलग हो गया तो आपको पता नहीं है कि आप उस सेक्शन में तो लौट के आ नहीं सकते, आपको अगले सेक्शन की पता नहीं है कि उसमें आप सवाल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो बस ये 5 नंबर तो आप उसमें मान लीजिए अपने कंफर्म, मतलब कोई स्टूडेंट करके आया होगा तो 90 में से मानता हूं मैं 25 से 30 नंबर का कोई करके आया होगा। अब देखिए करके आने में तो इसमें क्या है कि सभी, अब जब सबको 1-2 सेक्शन जिसके निकल गए, उसके बाद सभी को एहसास हुआ कि भाई काम नहीं चल पा रहा है ऐसे, तो क्योंकि पढ़ के तो कुछ और गए थे, कुछ और आने लगा, तो सभी जो उस पर ऐसे ही टिक मार रहे हैं। मैं पूछा था स्टूडेंट से कि सब कुछ इसी तरीके से टिक लगा के आए इसमें, इस वाले पेपर में। तो अगर मैं उस टिक में से भी मानूं कि कुछ ठीक हुए होंगे, 5 नंबर तो आपके वैसे ही हो रहे हैं, तो अगर हम ये माने 25 से आपके 35 के बीच में ठीक हो रहे हैं, 25 से 35 के बीच में ठीक हो रहे होंगे आपके क्वेश्चन। अगर इनका टोटल करें तो ये आपका बैठ जाएगा कितना, 85। और अगर हम इसका टोटल करें तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 70 to 85। मैंने बताया था ना 5 नंबर इसमें उसके हैं, तो कोई व्यक्ति अगर लगाना चाहे तो उससे भी आसानी से इतने लगा सकता है, 70 to 85। अब देखिए क्या केवल कट ऑफ इन चीजों पे तो डिपेंड करती नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स पे भी डिपेंड करती है, मिनिमम मार्क्स होते हैं उस पर भी डिपेंड करती है। तो अभी हम उन चीजों के बारे में भी देखेंगे कि कैसे कैसे हमारी जो ये नंबर्स हैं ये वेरी कर सकते हैं। देखिए मैं कंपटीशन की बात करने से पहले और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करने से पहले आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया देना चाहता हूं कि 2017 में कितनी सीट थी और 2021 में कितनी सीट थी। आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि पिछली बार कितनी सीट थी और 2021 में, जिससे थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। देखिए मैं मानता हूँ इस बार जो जितना भी पूरा जो हिसाब किताब है वो पेपर नंबर 2 पे डिपेंडेंट करता है, क्योंकि पेपर नंबर 2 में 25 से 35 के आसपास बैठ रहे हैं ना, तो वो नॉर्मलाइजेशन ये सारी बातें हम इसके बाद करेंगे। पहले हम थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि कितनी सीट्स पहले थी कितनी सीट्स अब है। तो देखिए पहले जो अगर हम देखें अनरिजर्व की जो सीट थी वो 170 थी और इस बार कितनी है, 388 है। लगभग ये आपकी है इस बार 2.2 टाइम्स है, लगभग इतना ही है। ओबीसी की पिछली बार ये 55 थी, इस बार 211 है, तो ये आपका है लगभग 3.8 टाइम्स। की पिछली बार जो सीट्स थी वो थी 42 और इस बार जो है वो है 197। अगर हम देखें इसमें लगभग आपका जो है ये है 4.6 टाइम्स। पिछली बार जो एसटी की जो सीट्स थी वो थी 90, इस बार है 143, ये है लगभग आपका 7.5 टाइम्स। और ये आईडब्ल्यूएस की आपकी 49 सीट इस बार जो इंट्रोड्यूस हुई है। तो अब इसके अलावा जो और फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे, जैसे कंपटीशन बढ़ा है, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी न्यू इंट्रोड्यूस हुई है, नॉर्मलाइजेशन है, इन सब चीजों के ऊपर अभी हम बात करेंगे।
देखिए ये हमारा 2021 में पेपर दिया जा रहा है। पिछली बार ये पेपर 2071 में दिया गया था। तो आप भी देखते होंगे, जैसे आप कोई पेपर देते हो तो आप ये नहीं देखते कि उसकी कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं भाई, तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी कट ऑफ बढ़ती है, पेपर हार्ड होता है। तो पेपर हार्ड को तो हमने कंसीडर कर लिया, पर क्या हमने कंपटीशन को कंसीडर किया? नहीं किया। तो कंपटीशन को भी हमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा। जब हम कंपटीशन को कंसीडर करेंगे तो मैं मान सकता हूं कि इसमें क्या है, कंपटीशन के होने से जितने हमको चाहिए, मतलब जितने लोग लेके आ रहे हैं उससे हमको 4 नंबर एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे। अब देखिए ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स आई हैं वो किस में बटेंगी? वो जनरल से निकलेंगी। तो जनरल से निकलेंगी तो जनरल या यूआर की सीट्स को और ज्यादा लेके आने पड़ेंगे नंबर। जब उनको और ज्यादा लेके आने पड़ेंगे तो ईडब्ल्यूएस की जैसे 49 सीट्स थी हमारी, 49, तो वो लगभग कितने नंबरों के बीच में आ जाएंगे? वो लगभग 4 या 5 नंबरों के बीच में ही आ जाएंगे। तो उतने नंबर जनरल कैटेगरी को क्या करने पड़ेंगे? ज्यादा लेके आने पड़ेंगे। तो इस बात की भी क्या है, +4, मतलब +4 मतलब ये आपको नंबर और ज्यादा लेके आने पड़ेंगे। अगर हम सीट्स की बात करें तो देखिए सीट्स जो थी वो इस बार क्या थी हमारी, सच बताऊं ज्यादा है। अब ज्यादा कितनी है आपको बता ही दिया था मैंने, 2.2, ये सब हिसाब किताब लगवा दिया। तो देखिए अगर हम सीट्स का अंतर देखें तो पिछली बार 170 के आसपास थी और इस बार 388 के आसपास है। तो अगर हम घटाएं तो अप्रॉक्स 200। तो देखिए 200 जो बच्चे हैं वो लगभग 12-13 नंबर में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे 12 नंबर मान लेता हूँ। अब देखिए ये जो मैं मान रहा हूँ 12 नंबर, वो नेगेटिव के मानूंगा मैं। क्यों? क्योंकि भाई ये जो सीट ज्यादा हुई वो घटाएंगी कट ऑफ को, इस वजह से मैंने यहाँ पे नेगेटिव मान दिया है। अब देखिए वैसे तो नॉर्मलाइजेशन में काउंट कर रहा हूँ, और भी इसमें अभी क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, उसको भी मैं अलग से बताऊंगा। नॉर्मलाइजेशन अगर हम देखें तो देखिए पहली और दूसरी जो शिफ्ट है, मतलब जैसे पहला पेपर हुआ, पहली शिफ्ट वालों का पेपर हुआ, उसके बाद दूसरी शिफ्ट वालों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एनालिसिस कर ले क्या आया था क्या नहीं आया था। हाँ, तीसरी शिफ्ट वालों ने थोड़ा एनालिसिस कर लिया होगा पहली शिफ्ट वालों को देखकर कि भाई इनका सरल आया कठिन आया, तो मेरे अकॉर्डिंग तीसरी शिफ्ट वालों का जो पेपर होगा ना वो थोड़ा सा इजी होगा। इजी नहीं होगा तो उनके मार्क्स ज्यादा होंगे, तो वो इजी में ही काउंट होगा, क्योंकि भाई उन्होंने थोड़ा बहुत हिसाब किताब लगा लिया होगा, कुछ बच्चों ने लगा लिया होगा, तो उनकी वजह से ही बढ़ जाएगा एवरेज मार्क्स। जब एवरेज मार्क्स उन बच्चों की तरफ से बढ़ जाएगा तो जहां तक या तो उनके कटेंगे या फिर जो पहली और दूसरी शिफ्ट वाले उनके मार्क्स बढ़ेंगे। तो हमको तो फिर और ज्यादा लाने पड़ेंगे ना, क्योंकि पहली और दूसरी शिफ्ट वालों के बढ़ रहे हैं मार्क्स। तो जब बढ़ रहे हैं तो उनके, तो हमें नॉर्मलाइजेशन की क्या मान रहा हूं मैं अभी +4, मतलब हमें इसको ज्यादा लेके आना पड़ेगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि पहली और दूसरी शिफ्ट वालों के जैसे मार्क्स बढ़ेंगे, ना भी बढ़े तो अगर किसी और के बढ़ रहे हैं, बाई चांस किसी के बढ़ रहे हैं, वैसे तो सब ना ही बोलेंगे, पर अगर किसी के बढ़ भी रहे हैं तो हमको +4 जो है मार्क्स लेके आने पड़ेंगे नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप इनका टोटल करें तो 4 + 4 + 4 ये कितने हो गए आपके 12, तो ये कितने के 12 और ये सीट्स के कितने हो गए 12 - 12 0। इसका मतलब इन सब चीजों का जो टोटल इफेक्ट निकला वो क्या निकल गया आपका 0 निकल गया। देखिए नॉर्मलाइजेशन में किसी के ज्यादा भी बढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, -4 जो भी है, -4 से भी कोई कर सकता है, एक नॉर्मल बात बता रहा हूं मैं। तो इन सब का जो अभी तक का जो टोटल इफेक्ट निकला है ना, अगर मैं +4 से मान के चलूं तो वो 0 निकला है, और -4 से मान के चलूं तो और नेगेटिव हो जाएगी कट ऑफ। अब देखिए अगर मैं नॉर्मलाइजेशन में मानूं कि सभी के मार्क्स बढ़े, मतलब आपके भी बढ़ गए, तो देखिए -4 से जो हमारी जो वाला जो पिछला वाला जो नंबर आया था वो क्या आया था 70 to 85, ये आया था हमारा नंबर। अब देखिए इस नंबर में एक डिफिकल्टी ये है कि अगर आप इसमें 80 से कम कर दो इस नंबर में, तो ये जो है 80 से कम मार्क्स होते ही नहीं है, 80 से कम मार्क्स पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कैसे पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। ये पूरा की पूरा एक टर्म है क्वालिफाइंग मार्क्स, उसके ऊपर डिपेंडेंट करती है ये सारी बातें, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अभी हम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने भी देखा होगा कि जब मैं सीट्स के बारे में कैलकुलेशन कर रहा था तो मैंने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की कैलकुलेशन नहीं की थी, और जो कंपटीशन हुआ और जो हमने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी लगाई थी, नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बात की थी, और इन सब के बारे में बात करी तो थी, पर इनसे भी ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर नजर आ रहा है ना वो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। यही सारी बातों को तय करेंगे। देखिए पेपर 1 और पेपर 2 के जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना वो हो गए 40 और 40 है, ये जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है, और जो ओबीसी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 35%, मतलब 35 नंबर पहले वाले पेपर में चाहिए, 35 नंबर दूसरे वाले पेपर में चाहिए। जो एससी और एसटी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है आपके 30%। 30% का मतलब पहले पेपर में 30 चाहिए, दूसरे पेपर में 30 चाहिए।
और जो पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, वो है आपके 5% रिलैक्सेशन है अपनी कैटेगरी में। अगर आपके पास जैसे जनरल कैटेगरी है और आप इससे बिलोंग करते हो तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 35 ला सकते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो आपको 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो आप 30 ला सकते हो। पर अगर आप एससी और एसटी में हो और 5% रिलैक्सेशन की डिमांड करोगे तो वो नहीं मिलेगा। क्यों? कम से कम 30 लेके आने हैं। इतना तो भाई आपको लेके आना पड़ेगा। आप टीचर बनने जा रहे हो तो कम से कम इतना आपको जो है करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें जो नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें, नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो पेपर 1 का अलग होगा और पेपर 2 का अलग होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स के मन में क्या चल रहा है कि हमने पेपर 1 तो क्वालिफाई कर लिया, जैसे कि मैं आपको बता रहा था 45 से 50 के बीच में, और पेपर 2 को वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो देखिए अगर किसी भी स्टूडेंट के 40 से एबव है, अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, अगर किसी भी स्टूडेंट के 40 से एबव मार्क आ रहे हैं किसमें, पेपर 2 में, तो मैं मानता हूँ थोड़ा सा वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा होगा, स्टूडेंट बोल देता हूँ, टीचर रहा होगा, ठीक है। तो उसके पेपर 1 में तो ऑटोमेटिकली उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे। तो जनरल कैटेगरी में, मतलब यूआर कैटेगरी में मैं आसानी से मान सकता हूं कि जिसका पेपर 2 क्वालिफाई हो गया, क्योंकि पेपर 2 कठिन था आपकी नजर में, सबकी नजर में पेपर 2 कठिन था। अगर आपका पेपर 2 क्वालिफाई हो गया तो आपका जो है पेपर 1 में तो ऑटोमेटिकली उससे ज्यादा मार्क्स होंगे, नहीं भी होंगे तो सभी के पेपर 1 में तो 45 to 50 के बीच में जा ही रहे ना, ठीक। तो उस अकॉर्डिंग आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपके पेपर 1 में 45 आ रहे हैं, पेपर 2 में जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूं मैं इस समय केवल, तो अगर आपके पेपर 2 में मान के चलिए 35 आ रहे हैं, तो आप केवल और केवल नॉर्मलाइजेशन की होप रख सकते हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पेपर 1 के लिए अलग होगी, पेपर 2 के लिए अलग होगी। आप ये सोच सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन करके थर्ड शिफ्ट वालों का इजी आया था तो मेरे नंबर बढ़ जाए, मेरे नंबर बढ़ जाए तो 40 हो जाए। देखिए 40 से कम पे नौकरी DT+ भी नहीं देगा, तो आप केवल होप रख सकते हो। सब होप लेके बैठे हुए हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कैसे भी करके अगर हमारे 35 ठीक हुए तो 5 नंबर टिक करने के बाद हमारे जो है वो 40 से एबव हो जाए, तो हमारा जो है पॉसिबल बन पाएगा काम। अब देखिए, अब मैं बताता हूं क्या होगा। अब जब रिजल्ट आएगा तो मान के चलिए उस पर 85 कट ऑफ निकली, एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, जनरल कैटेगरी की उस पे मान के चलिए 85 कट ऑफ निकली, तो उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है, उसके पेपर 2 में तो 40 के आसपास ही बैठ रहे होंगे, उसके जो ज्यादा नंबर बैठ रहे होंगे ना वो पेपर 1 में बैठ रहे होंगे। तो आप ये सोचे, अरे सर मैं पेपर 1 में तो सर ये कह रहे हैं 85, तो मैं 35 इसमें ले आता हूँ और थोड़े से ज्यादा इसमें ले आऊंगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जो भी कट ऑफ निकल रही होगी, जैसे 83 निकल रही होगी, वो 83 इस वजह से निकल रही होगी क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जो पेपर 2 क्वालिफाई कर लेगा वो ऑटोमेटिकली थोड़ा इंटेलिजेंट तो होगा ही, तो उसके पेपर 1 में तो अच्छे मार्क्स होंगे। तो जिसके 40 मार्क्स इसमें, क्या वो 43 इसमें नहीं ला पा रहा होगा, तो उसके 83 नहीं बैठेंगे, 85 नहीं बैठेंगे, या 40 लिया या 45 लिया तो 85 बैठ गए। तो वो जो कट ऑफ आपकी गई है ना, वो नंबर तो ये बढ़ा रही है, जैसे मैंने बताया ना कि अगर कोई बच्चा इसमें 50 अटेम्प्ट करके आ रहा है, उसमें 40 अटेम्प्ट करके आ रहा है, तो जो टोटल नंबर हो गए वो तो 90 हो गए, पर जो डिपेंडेंट किया वो किसने किया, इसने किया। इसमें आपके अगर 38 रह गए और इसमें आपके मान के चलिए 60 भी हो गए, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? DSSB ने कहा है कि आपको कम से कम दोनों पेपर में कितने लेके आने, 40 लेके आने। इसलिए अगर बाद में कट ऑफ ऊपर भी आती है तो आप ये ना कहें अरे सर ने तो ये बताई थी कि मिनिमम कट ऑफ हो जाएगी। देखिए मिनिमम मैंने बताया था आपको 85 के आसपास। 85 में इसलिए क्यों बोल देता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ आपसे कि इसमें जिसके ज्यादा भी, तो वो इसमें तो ज्यादा करके ही आया होगा ना, इसमें तो ज्यादा करके ही आया होगा। जब इसमें ज्यादा करके आया तो वो यही जो जैसे 40 की जगह वो 45 नंबर का करके आया, तो वही 5 नंबर है ये जो भरे हुए हैं, और ये तो अपने 40 है ही आसानी से। तो मेरे अकॉर्डिंग जो जनरल कैटेगरी में जिसने भी पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया, जिसने भी पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया, अब चाहे नॉर्मलाइजेशन से करे, चाहे उसके ऑटोमेटिकली आ रहे हो, जैसे मैंने बताया था जो नेट की तैयारी कर रहे हो, जो ग्रेजुएशन में मैथ के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, तो उनका इजीली ये जो है ये पेपर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इसमें मुझे लगता है ईडोज ईयर के लिए भी ये इतने कैंडिडेट्स को नहीं बुला पाएंगे, इतने लोगों का ये क्वालिफाई हुआ ही नहीं होगा जितना हम सोच रहे हैं। और देखिए DSSB भी इस चीज के साथ समझौता नहीं करेगी चाहे उनकी सीट खाली रह जाए। अभी आप देखेंगे TGT जो स्पेशल एजुकेटर है उसकी जो सीट्स थी वो खाली रह जाएंगी, मेरे अकॉर्डिंग शायद इतनी भरी नहीं पाएंगी, उसमें मिनिमम कट ऑफ रख रखी है। अभी भी आप उसमें देखेंगे ना तो शायद 81 के समथिंग कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, तो वो 81 क्यों निकली, वो इसी पेपर 1 के कारण निकली होगी, और पेपर 2 में अपना वो नॉर्मल। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये तो रही हमारी जनरल कैटेगरी की बात। तो जनरल कैटेगरी में मैं मान सकता हूं जिसका पेपर 2 क्वालिफाई हो गया, तो पेपर 2 क्वालिफाई का मतलब हो गया 80 to 85। अब मैंने यहां से 60 हटा दिया है,
60 इसी वजह से हटा दी क्योंकि कम से कम तो आपको 80 लेके आनी पड़ेंगे ना, इसी वजह से हटा दिया है। तो पेपर 2 में मैं मान सकता हूं कि केवल और केवल आपको क्या करना है, ये क्वालिफाई करना है और आपका काम हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। अब देखिए ओबीसी में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है केस, क्यों? क्योंकि देखिए ओबीसी में, अब इसमें तो मैंने बताया ना लगभग 45 के आसपास बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, अगर कोई 40 भी कर रहा होगा तो इसमें लगभग सबके 35 के आसपास ही है। तो जब इसमें सभी के 35 के आसपास है, नॉर्मलाइजेशन में मैं बताता रहा हूँ इसमें सीट्स खाली रहेंगी आपकी, आप देखिएगा एंड में जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा जनरल की सीट उसमें खाली रहेगी, क्योंकि जो भी कैंडिडेट इस क्राइटेरिया से पास करेगा वो उसी क्राइटेरिया का रह जाएगा, ओबीसी कैटेगरी का रह जाएगा। और उसने 35% से क्रॉस किया है और 30% से क्रॉस किया तो वो SC/ST कैटेगरी का ही रह जाएगा। तो ये वाली इसमें से कुछ सीटें जनरल की कुछ सीटें खाली रहने की उम्मीद है। बाकी ओबीसी में मुझे लग रहा है कि जो मिनिमम जो कट ऑफ निकलेगी ना वो भी कुछ इसी तरीके से निकलेगी। अगर आप ओबीसी के मार्क देखें तो 35 70 हो गए ना, तो 70 और मैंने बताया 5 नंबर, वो 5 नंबर में इसके मान रहा हूं और किसी के नहीं मानना, वो 5 नंबर इसके मान रहा हूं मैं। तो ओबीसी की जो कट ऑफ निकलेगी वो आपकी निकलेगी 70 to 75, जो ओबीसी की जो कट ऑफ निकलने की जो उम्मीद है। और देखिए अब मैं बताऊं एससी में तो आपको पता ही सीट्स कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं, अभी आपको अंदाजा भी लग पाया था, और एसटी की सीट्स भी कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब देखिए जो एसटी की सीट्स तो बढ़ गई हैं पर इसमें मार्क्स नहीं आ पा रहे, वो सारी बात केवल और केवल पेपर 2 को क्वालिफाई करने की बात है। मैं बता रहा हूँ ये जो 5 नंबर है ये इसके कारण नहीं आ रहे, वो इसी के कारण आ रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी लोअर सर्किट पे ही रहेगी। लोअर सर्किट का मतलब जो SC/ST की जो कट ऑफ है वो आपकी 60 to 65 रहेगी, सबकी लोअर सर्किट पर ही रहेगी कट ऑफ। बस शर्त क्या है कि उसका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, और मैंने बता दिया कि पेपर 2 के लिए अलग से आपका नॉर्मलाइजेशन रहेगा। पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन अपना ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ही सकते हैं, वो कैसे रहेगी कैसे नहीं रहेगी। अब देखिए इसमें मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी करना चाहता था कि वो आप क्या लगा के आए हो क्या नहीं लगा के आए हो, पर कोई भी स्टूडेंट को उसके जो आंसर वो लगा के आए वो याद ही नहीं है एक्चुअली में। क्योंकि देखिए सभी में आपको पहले बता दिया था कि छुपाने वाली बात तो है नहीं कि सभी इसमें जो है अपनी तरफ से ऐसे ही टिक मार के आए ये सोचकर कि हमारा वैसे नंबर ना आए पर लक बाई चांस तो आ ही जाए। तो किसी को कोई याद ही नहीं है कि वो कितने टिक लगा के आया है, कितने टिक नहीं लगा के आया है, कैसे करके आया है, कैसे नहीं करके आया है। तो सभी वेट कर रहे हैं बस कि हम हमारे कितने आते हैं नॉर्मलाइजेशन हो, हम कितना मतलब ठीक लगा के आए कितना नहीं लगा के आए। तो सब इस चीज का वेट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क्स बता सकते हैं। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।